सुप्रभात विद्यार्थियों, इतिहास की ऑनलाइन क्लास में आपका स्वागत है। मैं डॉक्टर नारायण लाल माली, सहायक आचार्य इतिहास, राजकीय महाविद्यालय रायपुर भीलवाड़ा। इतिहास की ऑनलाइन क्लास में आज आपको अमेरिका के स्वतंत्रता संग्राम के कारणों के संबंध में जानकारी प्रदान करूंगा। हमारा पिछला वीडियो जो था वो अमेरिकी स्वतंत्रता संग्राम के कारणों से संबंधित ही था, जिसमें हमने 6 कारण अमेरिकी स्वतंत्रता संग्राम से संबंधित देखे थे, जिसमें अभिवृत्ति एवं सिद्धांतों का संघर्ष, इंग्लैंड का उपनिवेशों के शासन में प्रारंभ में नगण्य हस्तक्षेप, उपनिवेशों में इंग्लैंड के प्रति प्रेम का अभाव, बौद्धिक चेतना का विकास, उपनिवेशों की दोषपूर्ण शासन व्यवस्था, उपनिवेशों का आर्थिक शोषण इत्यादि। इसी क्रम में हम आज के वीडियो में आगे चलते हैं कि उपनिवेशों के प्रति कठोर नीति एवं नए करों ने किस प्रकार अमेरिकी स्वतंत्रता संग्राम को नज़दीक ला दिया या उन्हें इंग्लैंड की अधीनता से मुक्त होने के लिए प्रेरित किया। इनमें हम उस समय के जो वित्त मंत्री और प्रधानमंत्री रहे हुए हैं उनकी नीतियों के संबंध में थोड़ा प्रकाश डालेंगे। तो सबसे पहले हम देखते हैं ग्रीनविले की नीति। 1763 ईस्वी से पूर्व इंग्लैंड में अमेरिका से आने वाली डाक एवं रिपोर्टों पर ज़्यादा ध्यान नहीं दिया जाता था, मगर 1763 में इंग्लैंड का नया प्रधानमंत्री बना था ग्रीनविले। उसने अमेरिकी उपनिवेशों पर ध्यान दिया और उनके हितों को प्रभावित करने वाले 4 अधिनियम उसने प्रस्तावित किए, जिसमें पहला जो है शुगर एक्ट कहलाता है। 1764 में ये पारित हुआ। इस शुगर एक्ट के तहत इंग्लैंड के अलावा अन्य देशों से आने वाली विदेशी रम का आयात उपनिवेशों में बंद कर दिया गया। सिरे पर लगने वाली चुंगी भी घटा दी गई, मगर उसे अब सख्ती से वसूल करने के आदेश दिए गए। शराब, रेशम, कॉफ़ी और अन्य विलासिता की वस्तुओं पर कर लगा दिए गए। इन सब किए गए प्रावधानों से उपनिवेशवासियों के आर्थिक हितों को नुकसान पहुंचा। उपनिवेशवासी रम बनाने के लिए सीरा डच लोगों से और फ्रांसीसियों से बिना किसी कर के मंगवाते थे, लेकिन अब वह न तो सस्ते दामों पर शक्कर खरीद सकते थे और न ही रम बनाने के लिए सीरा ही डचों या फ्रांसीसियों से खरीद सकते थे। इससे लोगों में काफ़ी उत्तेजना फैली। जेम्स फोर्टिस के अनुसार इस कानून के विरुद्ध इतनी तीव्र प्रतिक्रिया हुई कि 6 माह में ही लोगों ने इतना सोच विचार किया जितना उन्होंने अपने संपूर्ण जीवन में नहीं किया था। ट्रेवलियन ने इस संबंध में लिखा है कि ग्रीनविले ने अमेरिका खो दिया क्योंकि उसने अमेरिका से आने वाली डाक को पढ़ना प्रारंभ कर दिया था। इससे पहले इंग्लैंड का जो शासन है वो उपनिवेशों के प्रति कोई ज़्यादा ध्यान नहीं देता था। दूसरा जो महत्वपूर्ण कारण बना उपनिवेशवासियों द्वारा इंग्लैंड के विरोध का, वो था स्टाम्प एक्ट 1765 ईस्वी। इस एक्ट के अनुसार अदालती स्टाम्प पेपर का प्रयोग अब सभी प्रकार के न्यायिक एवं गैर न्यायिक करारनामों, समाचार पत्रों, विज्ञापनों, लाइसेंसों आदि के लिए अनिवार्य कर दिया गया था। इस एक्ट का उल्लंघन करने वाले लोगों पर अदालतों में मुकदमे चलाए जाने की व्यवस्था की गई। इस अधिनियम का तीव्र विरोध हुआ और विरोध का जो महत्वपूर्ण कारण था वो आर्थिक बोझ न होकर सैद्धांतिक था, क्योंकि स्टाम्प एक्ट के तहत लगने वाला कर जो था एक प्रकार से मामूली कर था, मगर लोग सैद्धांतिक रूप से इसका विरोध कर रहे थे, क्योंकि इंग्लैंड जो है प्रत्येक वस्तु पर और इनकी प्रत्येक गतिविधि पर टैक्स लगाना चाहता था। ये उपनिवेशवासियों किसी प्रकार सहन नहीं हुआ। उपनिवेशवासी ये मानते थे कि इंग्लैंड की सरकार को बाहरी कर, जैसे आयात कर है, निर्यात कर है, चुंगी है, ये कर लगाने का तो अधिकार है, मगर आंतरिक कर लगाने का अधिकार इंग्लैंड को नहीं है। और आंतरिक कर लगाने के लिए उनकी जो असेंबली है या उनकी जो विधायिका है वो ही लगा सकती है। उपनिवेशों में स्टाम्प एक्ट के विरोध में एक जो नारा जो बुलंद हुआ और जो एक प्रकार से अमेरिकी क्रांति का महत्वपूर्ण नारा बन गया, नो टैक्सेशन विदाउट रिप्रेजेंटेशन, यानी बिना प्रतिनिधित्व के कर नहीं, क्योंकि इंग्लैंड की संसद में
उपनिवेशवासियों का कोई प्रतिनिधि मौजूद नहीं है, इसलिए उन्हें उपनिवेशवासियों पर कर लगाने का अधिकार भी नहीं है। इस स्टाम्प एक्ट ने अमेरिकी उपनिवेशों में एकता पैदा कर दी। इस एक्ट का विरोध करने के लिए स्वाधीनता के पुत्र और स्वाधीनता की पुत्रियां नामक संगठन बने, जो अंग्रेजी सामान और स्टाम्प की बिक्री के प्रति लोगों में जागृति पैदा करते थे, बिक्री को रोकते थे। समाचार पत्रों में जहां स्टाम्प लगाने की व्यवस्था की गई थी, वहां मानव सिर और हड्डियों के चित्र लगाए जाने लगे। वर्जीनिया के हेनरी वर्गीस ने घोषणा की कि कर लगाने का अधिकार वर्जीनिया के प्रतिनिधियों को है, न कि इंग्लैंड की संसद को। तो स्टाम्प एक्ट ने एक प्रकार से उपनिवेशवासियों में काफ़ी जागरूकता पैदा कर दी। इसे हम यदि महत्वपूर्ण कारण मान लें अमेरिकी स्वतंत्रता संग्राम का, तो कोई अतिशयोक्ति भी नहीं होगी। करेंसी एक्ट के द्वारा अमेरिकी उपनिवेशों में दूसरे देशों के साथ प्रचलित हुंडी तथा कागजी मुद्रा पर प्रतिबंध लगा दिया गया। इसका उद्देश्य यह था ताकि उपनिवेशों में अब केवल अंग्रेजी मुद्रा का ही प्रयोग हो सके। क्वार्टरिंग एक्ट द्वारा अमेरिका में इंग्लैंड की सेनाओं के रखरखाव के खर्च का कुछ अंश उपनिवेशों के लिए उठाना जरूरी कर दिया गया था। अब इंग्लैंड का प्रशासन ये मानता था, क्योंकि उपनिवेशों की सुरक्षा के लिए जो सेना रखी जाती थी अमेरिका में, उसकी सुरक्षा का खर्च भी उपनिवेश उठाएंगे। रांकीगम की घोषणा 1765 ईस्वी में रांकीगम प्रधानमंत्री बना इंग्लैंड का नया। उसने 1766 ईस्वी में स्टाम्प एक्ट रद्द कर दिया, लेकिन उसने ये नारा बुलंद किया कि इंग्लैंड की संसद को अमेरिका पर कर लगाने का अधिकार है। यह एक प्रकार से मजाक की कंडीशन पैदा हो गई थी, क्योंकि एक और तो जहां उपनिवेशवासियों द्वारा विरोध करने पर सरकार को स्टाम्प कर जो है हटाना पड़ा था, और दूसरी ओर इंग्लैंड की संसद जो है अपने कर लगाने के अधिकार से पीछे नहीं हट रही थी। टाउनसेंड की कर योजना। टाउनसेंड इंग्लैंड का वित्त मंत्री था। प्रधानमंत्री पिट ने उसे वित्त मंत्री नियुक्त किया था। उस समय इंग्लैंड में भी सरकारें जो है वो जल्दी जल्दी बदल रही थी। टाउनसेंड का विचार था कि अमेरिकी उपनिवेश आंतरिक करों का विरोध करते हैं, परंतु बाहरी करों का वो विरोध नहीं करते हैं। अतः 1767 ईस्वी में टाउनसेंड ने चाय, शीशा, कागज, सिक्का धातु और रंगों पर सीमा शुल्क लगा दिया, जिनका आयात अमेरिका इंग्लैंड से करता था। अमेरिकी उपनिवेशों ने इन करों को देने से भी अब मना कर दिया। पहले जबकि वो आयात निर्यात करों पर कोई विरोध नहीं करते थे, लेकिन अब उन्होंने इसको भी देने से मना कर दिया था। इन करों के विरोध में पेंसिल्वेनिया के जॉन डिकेंसन ने एक लेख श्रृंखला भी प्रकाशित की, पेंसिल्वेनिया के एक किसान के पत्र, इस नाम से। उपनिवेशवासियों के विरोध के कारण 1770 ईस्वी में ये सारे कर जो चाय, शीशा, कागज और सिक्के पर लगे थे वो भी रद्द कर दिए गए थे। केवल सिद्धांत की रक्षा के लिए 3 पेंस प्रति पाउंड का चाय पर जो कर था वो बनाए रखा गया, उसे नहीं हटाया गया। और वो भी क्यों कि इंग्लैंड की संसद जो अपने उपनिवेशों में कर लगाने के अधिकार को साबित करना चाहती थी। इंग्लैंड द्वारा अपनाई गई कठोर व्यापारिक नीति एवं विभिन्न प्रकार के करों की नीति से अमेरिकी उपनिवेशों में आर्थिक, राजनीतिक एवं मनोवैज्ञानिक प्रतिक्रियाएं हुई। अब उपनिवेशवासी मानने लगे थे कि इंग्लैंड केवल अपने आर्थिक हितों की रक्षा ही कर रहा है, उसे उपनिवेशवासियों के हितों से कोई लेना देना नहीं था। जैसा कि इंग्लैंड की एक धारणा थी कि वह लोगों को सभ्य बनाने के मिशन पर कार्य कर रहा है, और भारत में भी वह इस समय यही राग अलाप रहा था कि उसे ईश्वर ने इन असभ्य लोगों को सभ्य बनाने के लिए नियुक्त किया है। अब उपनिवेशवासी ये बात अच्छे तरीके से जान गए थे कि इंग्लैंड का जो उपनिवेशवासियों जो हित है वो केवल आर्थिक हित है, न कि उपनिवेशवासियों का हित। उपनिवेशवासी ये भी मानते थे कि इंग्लैंड की संसद को उनके आंतरिक मामलों में हस्तक्षेप करने का अधिकार नहीं है। उन्हें वारंट द्वारा उनके गोदामों की तलाशी लेना,
या उनकी न्याय प्रणाली में हस्तक्षेप करना इत्यादि भी काफ़ी अखरता था। उपनिवेशवासी अंग्रेज़ों का यह कथन कि अमेरिकी स्वार्थी, अकृतज्ञ और उत्पाती है, इससे नाराज़ हो गए। प्रत्येक पद पर अंग्रेज़ों की नियुक्ति से भी उनमें रोष उत्पन्न हुआ। लेवी प्रेस्टन नाम के एक अमेरिकी विद्वान ने लेक्सिंगटन के युद्ध में भाग लेने के लिए 16 मील की पैदल यात्रा केवल इसलिए की क्योंकि अंग्रेज उनके स्वायत्त शासन का अधिकार छीन रहे हैं। इससे पता चलता है कि अमेरिकी स्वतंत्रता संग्राम के कारणों के विषय में या इंग्लैंड का आधिपत्य हटाने के लिए लोग कितने जागरूक थे, अपनी स्वायत्त शासन के लिए लोग कितने उत्सुक थे। बोस्टन हत्याकांड 5 मार्च 1770 ईस्वी को हुआ। बोस्टन नगर में 5 मार्च 1770 को नागरिकों व सैनिकों के मध्य टकराव की स्थिति उत्पन्न हो गई और इस टकराव में 5 नागरिक मारे गए। यद्यपि सैनिकों ने अपनी जान बचाने के लिए गोली चलाई थी, मगर अमेरिकी उपनिवेशवासियों ने इसे बोस्टन हत्याकांड की संज्ञा दी, जिससे सारे उपनिवेशों में एक प्रकार से रोष फैला कि जो राजकीय सेना थी या जो इंग्लैंड की सेना थी उसने निहत्थे नागरिकों पर गोलियां चलाई। बोस्टन टी पार्टी की घटना अमेरिकी स्वतंत्रता संग्राम की एक महत्वपूर्ण मोड़ देने वाली निर्णायक घटना थी। लॉर्ड नॉर्थ, जो कि इस समय ब्रिटेन का प्रधानमंत्री था, उसने ईस्ट इंडिया कंपनी को सहायता पहुंचाने के लिए और चाय की तस्करी को निरुत्साहित करने के लिए भारतीय चाय को सीधे अमेरिका ले जाने की इजाज़त दे दी, जबकि इससे पहले ये व्यवस्था नहीं थी। भारतीय चाय पहले इंग्लैंड के बंदरगाहों पर आती थी और वहाँ उस पर टैक्स लगता था और इसके बाद वह अमेरिका जाती थी, फिर टैक्स लगता था, यानी महंगी हो जाती थी। मतलब लॉर्ड नॉर्थ ने सीधे ही भाई भारत से चाय सीधे ही अमेरिका जा सकती है ताकि उस पर इंग्लैंड में टैक्स नहीं देना पड़े, चाय सस्ती हो जाए, ये अधिकार दे दिया था। मगर इस एकाधिकार से उपनिवेशवासी प्रश्न नाराज हो गए कि यह अधिकार जो है केवल सभी लोगों के लिए नहीं था, केवल यह ईस्ट इंडिया कंपनी के लिए ही था। बाकी जो उपनिवेशवासी जो व्यापार करते थे उनके लिए पहले अपने जहाज़ों को अंग्रेजी बंदरगाहों पर ले जाना जरूरी था। नॉर्थ की इस चाय योजना से लोग भड़क गए और जब ईस्ट इंडिया कंपनी का एक जहाज़, चाय से भरा हुआ जहाज़ मैसाचुसेट्स राज्य के बोस्टन बंदरगाह पर खड़ा हुआ था, उस समय 16 दिसंबर 1773 ईस्वी को सैमुअल एडम्स के नेतृत्व में अमेरिकी लोगों ने या उपनिवेशवासी लोगों ने ईस्ट इंडिया कंपनी के इस जहाज़ पर कुलियों के भेष में चढ़ करके 340 चाय की पेटियां उन्होंने समुद्र में फेंक दी। यह जो घटना है यह बोस्टन टी पार्टी के नाम से जानी जाती है और यह 16 दिसंबर 1773 के दिन घटित हुई थी और सैमुअल एडम्स इस बोस्टन टी पार्टी का नेतृत्व करता था। तो इस घटना से इंग्लैंड के प्रशासन ने इसे अपने लिए चुनौती माना और उसने बोस्टन बंदरगाह को बंद कर दिया और विभिन्न प्रकार के प्रतिबंध जो है उसने उपनिवेशवासियों पर थोप दिए, जिससे उपनिवेशवासी फिर से इंग्लैंड की सरकार से काफ़ी नाराज़ हो गए। और हम ये कहें कि बोस्टन टी पार्टी की घटना अमेरिकी स्वतंत्रता संग्राम के कारणों के संबंध में एक तात्कालिक घटना बन गई, क्योंकि इसी के बाद, इस बोस्टन टी पार्टी के बाद ही आगे का घटनाक्रम नया मोड़ लेता है और कुछ समय के बाद ही अमेरिकी उपनिवेशवासी इंग्लैंड के विरुद्ध युद्ध छेड़ देते हैं, तो इसमें कोई अतिशयोक्ति नहीं होगी। हम अगले वीडियो में अमेरिकी स्वतंत्रता संग्राम की महत्वपूर्ण घटनाओं के विषय में हम जानकारी प्राप्त करते हैं।
आज के हमारे इस वीडियो में इतना ही। जय हिंद।